Hello dear learners, welcome back to Abhit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhit Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. आज के जो important news है वो है the complex path of biofuel sustainability. Second है unified approach. Third, protecting floodplain is the need of the hour. Fourth, analyzing the global stocktake report. And fifth, for sickle cell patients and elusive disability certificate. तो हम आज समझते हैं, बट समझने से पहले मैंने आपको कल भी इस एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में बताया था. आज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस क्लास ऑन 20th of सितंबर. 20 सितंबर को हम ये क्लासेस शुरू करने वाले हैं और जो क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो 7:30 PM to 9:30 PM हो रहेगा. और उनकी जो क्लासेस है, क्लासेस के जो डेमो सेशंस है वो चल रहे. कल 13 को हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का किया था. 14th को आज यानी कि GS का होगा और 15th को जो है आपका इंग्लिश का होगा. सो अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड बिलो. एंड लेट अस मूव ऑन टू टुडेज न्यूज़ कैप्सूल. जो पहला न्यूज़ है वो है द कम्प्लेक्स पार्ट टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी. तो बायोफ्यूल के बारे में हम कुछ क्लासेस पहले समझते हैं. अगर बायोफ्यूल को समझना होगा तो इसका 2 वर्ड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बायो और फ्यूल. बायो इज लाइफ, जो लिविंग होता है, लिविंग. और फ्यूल क्या होता है? ईंधन. ईंधन जो जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, तो ये जो ईंधन होता है दैट इज़ फ्यूल, जिससे हमारे जो डे टू डे लाइफ के जो जैसे व्हीकल्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, हर चीज़ में फ्यूल की ज़रूरत होती है. और बायो मीन्स लाइफ. तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन से हम फ्यूल बनाए जो कि लिविंग हो, जैसे कि हम क्रूड ऑयल निकालते हैं. क्रूड ऑयल वो तो हाइड्रोकार्बन है ना, बट ये क्या है? नॉन लिविंग हाइड्रोकार्बन है. बट अगर हम लोग उसी हाइड्रोकार्बन में कुछ ब्लेंडिंग वगैरह करके अगर हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालें, जो प्लांट्स हो गया, एल्गे हो गया, फंगाई हो गया, ये सब से अगर हम लोग निकालें तो वो क्या कहलाएगा? बायोफ्यूल. सो देखते हैं हम न्यूज़ क्या आया है. न्यूज़ में आया है कि वी हैव टू अडॉप्ट अ सस्टेनेबल वे ऑफ बायोफ्यूल. बायोफ्यूल का मैंने आपको बताया था कि हमने जो गोल सेट किया है वो है E20 का गोल हम लोगों ने सेट किया. E20 मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग हम करेंगे 20%. 100% पेट्रोल में हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे. 10% जो है हम लोगों ने 10% ब्लेंडिंग का था, बट वो हम लोगों ने 2022 में ही अचीव कर लिया था. तो अभी हम लोग मूव ऑन कर गए कि 2025 तक हम 20% जो है ब्लेंडिंग शुरू करेंगे. तो ये ब्लेंडिंग होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है, कौन से पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है. तो अगर हम देखें तो जो ब्लेंडिंग जो एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, जो मतलब हम लोग अगर देखें कि किस तरीके से हम बायोफ्यूल निकालते हैं, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 1G, 2G, 3G, 4G. G इज जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन. तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन को देखें तो इसमें जो ये हम लोग जो इससे जो फ्यूल निकालते हैं, फर्स्ट जनरेशन से जो हम फ्यूल निकालते हैं, जो बायोफ्यूल निकलता है, वो हम लोग फूड प्रोडक्ट्स, फूड क्रॉप्स यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हम फूड क्रॉप्स यूज़ करते हैं. सेकेंड जो जनरेशन है उसमें हम जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जैसे टूटा हुआ गेहूं का दाना, ब्रोकन राइस हो गया, या फिर जो सड़ जाता है जो आलू है ना, उससे हम जो वो करते हैं, वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, उससे जो हम बायोफ्यूल निकालते हैं उसको 2G बायोफ्यूल बोला जाता है. थर्ड जनरेशन में हम एल्गे या फंगाई का यूज़ करते हैं. उसको यूज़ करके हम लोग रेसर पॉन्ड बनाते हैं. एक पॉन्ड होता है जिसमें हम लोग एल्गी का काफ़ी मात्रा में जनरेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको ब्लेंड करके करते हैं. फोर्थ जो है उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होता है उसके थ्रू हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं. तो करेंटली जो है इंडिया में वी आर यूजिंग फर्स्ट जनरेशन, जो है हम लोग बहुत ही लार्ज मात्रा में हम लोग फर्स्ट जनरेशन ब्लेंडिंग करते हैं. फर्स्ट जनरेशन ब्लेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं? यूज ऑफ शुगर
केन, शुगर केन जो है, हम जो गन्ना का जो रस होता है, जब गन्ने का रस को हम मिल आउट कर देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है, जो वो हार्ड स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना, जिस मतलब जूस अगर आप निकालते हैं, जो बाकी जो बच जाता है, बेगैस जो बोलते हैं, वो बेगैस को हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग ब्लेंड करते हैं। ओके, तो ये जो शुगर केन है उसके थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो बायोफ्यूल है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर उसका जो सोर्स है, बायोफ्यूल अपने आप में बहुत अच्छा है, बायोफ्यूल अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ है, बट अगर बायोफ्यूल लाने का जो सोर्स हो वो काफ़ी अनसस्टेनेबल हो, तो वो कैसा हम लोग क्लाइमेट कॉन्शियस हो रहे हैं ना। अगर हम देखें जो शुगर केन है, शुगर केन पे फार्मर्स को फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग सिस्टम मिलता है। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग सिस्टम होता है, ये हमें पता है, जैसे एमएसपी होता है वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे ही एफआरपी होता है, उनको एफआरपी मिलता है। तो एफआरपी में क्या होता है कि उनका जो पैसा है जितना उनको मिलना है, दैट इज देयर लीगल राइट, उनको इतना पैसा देना ही है शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए। अब शुगर केन प्रोड्यूस करेंगे तो शुगर केन जब प्रोडक्शन हाई नंबर पे होता है, तब क्या होगा कि ग्राउंड वाटर जो है ज़्यादा नंबर पे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो लोग। ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। तो ये शुगर केन हो गया, राइस हो गया, राइस का भी जो वाटर जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। शुगर केन का भी वाटर कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो किस तरीके का हम क्लाइमेट कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये आर्टिकल में वही बताया गया कि अगर हमें अपना GHG दैट इज ग्रीन हाउस गैस जो फुटप्रिंट है उसको कम करना है, तो हमें जो फर्स्ट जनरेशन नहीं बल्कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल है, जिस फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल है उनका यूज़ हमें करना होगा। जैसे कि जो हमारे गोडाउन है उसमें बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा, जैसे कभी कभी आलू जो है वो कभी कभी सड़ जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल हम सेकेंड जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो एल्गे है, एल्गे का इस्तेमाल, एल्गे कोई भी अगर जो लेक वाटर बॉडी जो है जिसमें अगर वो पुराना हो जाता है, जो एज मैच्योर हो जाता है, तो उसमें क्या एल्गे है, तो हम उस एल्गे का यूज़ करके थर्ड जनरेशन में और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट more sustainable way through which we will be producing biofuel। तो ये न्यूज़ था, ये उन्होंने बोला है कि एक्सप्लिसिटली हमें जो है सेकेंड जनरेशन जो है उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है, बल्कि फर्स्ट जनरेशन नहीं। और फर्स्ट जनरेशन क्योंकि जो हम लोग मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, गन्ने का, दैट इज शुगर केन का। और शुगर केन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज करता है। ओके, जब उसका प्लांटेशन होता है तब वो क्योंकि फ्लडिंग करके उसको बनाते हैं, फ्लडिंग होने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन जो है वो रिलीज होता है। दैट्स द रीजन, इसीलिए हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो है बायोफ्यूल उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। आई होप दिस हैड मेड सेंस टू यू, दिस हैज़ बीन cleared. So let us move on to the next news for today, that is unified approach। तो अभी आपको न्यूज़ में एक वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आया होगा। केरला में 5 डेथ जो हो चुका है, मतलब 5 डेथ हैव बीन कंफर्म, दैट इज द निपा वायरस जो है ये एक बार और, मतलब इफ़ आई रिमेंबर 2018 या 19 में एक बार और उसका आउटब्रेक हुआ था निपा वायरस का, बट इट हैड बीन कंट्रोल्ड। बट अभी फिर से 5 केसेस जो है केरला में निपा वायरस का कंफर्म हुआ है। इससे हमें क्या समझना है कि जो हमारा जो मोटो है दैट इज इट शुड नॉट बी लाइक सिर्फ हम ह्यूमंस का केटर कर रहे हैं, बट वी नीड टू केटर अदर एनिमल्स ऑल्सो, दोज विच आर लिविंग विथ अस। इसका मतलब है कि हमें वन हेल्थ स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करना है। वन हेल्थ स्ट्रैटेजी क्या कहता है कि नोबडी शुड बी लेफ्ट अलूफ। अगर आप ह्यूमन को कैटर करे तो आपको साथ में एनिमल्स को भी कैटर करना है, एनिमल्स को कैटर करे तो आपको साथ में बर्ड्स को भी कैटर करना है, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस है जो ये सारे जूनोटिक एनिमल्स या फिर एवियन स्पीशीज से हमें आता है। ये जो निपा वायरस है, निपा वायरस किससे आया, फ्रूट बैट्स जो होते हैं, फ्रूट बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, कभी कभी किसी फ्रूट्स में खा लेते हैं उसको, या फिर अपना कुछ भी रेसिड्यू हो गया, अपना फीसिस जो है उसमें डाल देते हैं, रह जाता है जब वो टच करते हैं, और वो जो फ्रूट है वो मार्केट में आ जाता है। उसको कौन कंज्यूम करता है, अस ह्यूमंस। हम जब कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या होगा, वो जूनोटिक डिजीज जो है वो एनिमल से
ह्यूमन तक आएगा, है ना, वैसे ही होता है। तो ये जो निपा वायरस है ये सिर्फ ह्यूमंस को नहीं फैला है, नॉट ओनली ह्यूमंस बट पिग्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस निपा वायरस। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या होगा कि एक तो हमें ह्यूमंस का लॉस होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, और ह्यूमन लाइफ के लॉस के बाद जो है लाइफ स्टॉक का भी लॉस होगा, तो ऐसे जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा डे बाई डे राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा डे बाई डे राइज हो रहा है। हमने अगर हम लोगों को कुछ याद है कि कैटल डिजीज हुआ था राजस्थान में, लाखों कैटल्स का डेथ हो गया था, है ना। तो ये कैटल डिजीज क्या है, ये सारे जो डिजीज है दीज आर कहीं ना कहीं ह्यूमंस का जो इंटरफेरेंस है नेचर के साथ वो कुछ ज़्यादा ही, हम कुछ शायद ब्रीच कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये मेंटेन करना है कि अगर हम वन हेल्थ पॉलिसी लेके चलेंगे तो हमें सारा जो एस्पेक्ट्स है उसको एक साथ लेकर चलना होगा। वी कैन नॉट लीव पिग्स जो है बिहाइंड, और वी कैन नॉट लीव, अगर हम निपा वायरस का अगर हम सॉल्यूशन देखने जाए तो क्या सिर्फ ह्यूमंस को ट्रीट करने से होगा, हमें तो उसका रूट जो सोर्स कॉज है उसको हमें हिट करना होगा। और सोर्स कॉज क्या है, फ्रूट बैट्स पे हमें ध्यान देना होगा, हमें जो अपना प्रोड्यूस है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। तो हमें जो है वन हेल्थ पॉलिसी में हमें एनिमल्स को भी ध्यान देना है, हमें एनिमल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, हमें अपने लाइफ स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। तो ये न्यूज़ में आया कि सिर्फ निपा वायरस नहीं, कोविड-19 पेंडेमिक भी है कि हमें कोविड-19 ने ये सिखाया कि हमें वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है उसको लेकर चलना होगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, किसके साथ, नेचर के साथ हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते और वो हमारे बिना नहीं रह सकते। देयर इज अ गिव एंड टेक बिटवीन अस, हम अगर कुछ देते हैं तो उनसे हम कुछ लेते भी हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी डिलीजेंट। तो हम अगर निपा वायरस क्या है, निपा वायरस इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस क्या होता है, जो एनिमल से ह्यूमन तक फैलता है ना। तो वैसे ही इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैमिनेटेड फूड। मैंने आपको बताया कि फ्रूट बैट्स जो है वो अगर फ्रूट्स में बैठ गए और फ्रूट्स के बाद वो अगर फ्रूट हम ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो ये, और इसका जो आउटब्रेक हुआ था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया में सबसे ज़्यादा हुआ था, और उसके बाद उसका केसेस जो है हमें केरला में सुनने को मिला है, ठीक है। तो दैट इज निपा वायरस क्या करते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया, आप जो ब्रेथ लेते हैं एजमेटिक लंग्स में इशू कर देंगे, वो रेस्पिरेटरी फैटल एंसेफेलाइटिस का जो इशू है वो भी ले आते हैं। और इसका जो है ये बात है कि हमारे पास इसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो हमें वैक्सीन डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा। और जो दवाई जो प्रेस्क्राइब करता है वो जो बाकी जो उसका जो सिम्टम्स है, जैसे किसी को बुखार आ जाता है तो उसको कमाने के लिए जो हम दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, वही हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। सो दैट वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग वन हेल्थ। हमें वन हेल्थ पॉलिसी को अच्छे से एक बार कवर करना है और निपा वायरस के बारे में भी जानना है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन इज द नीड ऑफ द आवर। तो ये हमने लिबिया पे एक बहुत ही ज़्यादा फ्लड, बहुत ही भयंकर फ्लड आया है लिबिया में। लिबिया इज़ ए कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में एक कंट्री है जिसमें एक बहुत भयंकर फ्लड आया है। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे फ्लड्स जो है वो कितना ज़्यादा रिकरिंग हो गया है। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आसाम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने होम स्टेट, जो मेरा होम स्टेट है आसाम, उसी का एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें। अगर हम इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में, अगर कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंडस्लाइड के बारे में, जो कालका शिमला रेलवे लाइन का हमने दिखाया था। लिबिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ईच एंड एवरी कंट्री जो है जो इट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द इशू ऑफ फ्लड। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रूरल फ्लड के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ बस रूरल फ्लड के बारे में, मैं आपको अर्बन फ्लडिंग के बारे में भी बात कर रही हूँ। अर्बन फ्लडिंग, कुछ ही दिनों पहले हमने एक और न्यूज़ भी कवर किया था जिसमें हमने बताया था कि ब्रह्मपुत्र का जो डिब्रूगढ़ में जो ब्रह्मपुत्र का लेवल है वो काफ़ी राइज हो गया था ड्यू टू हैवी इंसेसेंट रेन की वजह से। जो डिब्रूगढ़ में है ब्रह्मपुत्र का जो वाटर लेवल जो है राइज कर गया था। बहुत सारे रीजन्स में जो है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स लाइक सिचुएशन हो गया था, फ्लड आ भी गया था बहुत सारी रीजन में, और ये हर साल होता है एवरी ईयर। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो
ब्रह्मपुत्र वैली में फ्लड्स लाइक सिचुएशन हो जाता है। तो फिर ये क्या है, रूरल और अर्बन फ्लड। रूरल फ्लडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, रूरल फ्लड। बट अर्बन फ्लडिंग का क्या है, अर्बन फ्लडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? अर्बन फ्लडिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छे से बिल्ड नहीं करते, अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड नहीं करते, क्योंकि कंक्रीटाइजेशन है, क्योंकि हमारा जो है ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग क्या होता है कि जब नाली से पानी जा ना पाए और ड्रेन में जमा हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है, किससे बाढ़ आती है, वाटर लॉगिंग से बाढ़ आती है। ओके, तो वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है कि पानी जम जाता है और वो क्या बन जाता है, एक अर्बन फ्लड का जैसा सिचुएशन ले आता है। अब फ्लड क्यों आता है, वाई देयर इज फ्लडिंग? फ्लड क्या, क्यों, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है कोई? नहीं। फ्लड जो है पुराने, अगर हम अर्लियर टाइम्स में देखें तो फ्लड आता था क्योंकि ड्यू टू हैवी रेन्स की वजह से फ्लड आता था, या फिर नदी कभी अपना कोर्स चेंज कर लेती थी। जैसे कोसी जो नदी है वो अपना कोर्स चेंज कर लेती थी, तो कभी कभी नेपाल के जो रीजन है वहाँ पे बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाता था। वो तो हो गया नेचुरल फिनोमिना। अर्बन फिनोमिना क्या है, अर्बन अभी के टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी फिनोमिना क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में क्या होता है कि हम लोग जो है रिवर बेड है, ये एक नदी है हमारी, रिवर बेड है, हमें पता है ये नदी ऐसे ऐसे मिएंडर करती है। मैं ये पहले पेज पे आ जाती हूँ। नदी जो है, यहाँ आई रब दिस एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड हियर, नदी का ये मूवमेंट है। ओके, नदी का ये मूवमेंट है। जब वो अपने मैच्योर स्टेज में आ जाती है तो अपने साथ बहुत सारा जो मिट्टी है, कंकड़ है, पेबल्स है, अपने साथ लेकर आती है। तो यहाँ पे जो क्या करते हैं, वो एक फ्लड प्लेन जो है अपने साथ लेकर आती है, और ये जो बहुत फर्टाइल जो लैंड है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाता है। हमें पता है इसके बारे में, फ्लड प्लेन्स एरिया के बारे में। तो जब हम क्या करते हैं, अब ह्यूमन का क्या है टेंडेंसी है, जहाँ पे उनको रिसोर्स मिला वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से नेचर से ले आते हैं। ये तो हमारा टेंडेंसी है, हम यही करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो फ्लड प्लेन्स है, जो फ्लड प्लेन्स बनाती क्यों है नदी, ताकि जो बहाव है वो एक समान रहे। अब यहाँ से अगर आप मिट्टी चुरा ले जाएंगे, यहाँ से अगर आप रेत चुरा ले जाएंगे, तो क्या होगा, नदी जो है वो अपना पानी जो है जब वो एक समान लेकर आएगी, और जब पानी उनको परमिएट करने का रास्ता मिल जाएगा तो वो अपने आप कहीं और चली जाएंगी, है ना। नदी को तो आप नहीं रोक सकते, उनका बहाव नहीं रोक सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है मिट्टी ले जाते हैं, और मिट्टी ले जाने से क्या हो जाता है कि वहाँ पे पानी जो है वो अपना रूट चेंज कर लेती है और अर्बन शहरों में घुस जाती है। तो ये जो पोचिंग है, पोचिंग करते हैं मिट्टी का, जो रेत का जो पोचिंग करते हैं, उसके वजह से जो फ्लड आता है वो है मैन मेड फ्लड। और इसका जो इंटेंसिटी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या है करना है कि हमें ऐसे लॉज बनाने, ऐसे पॉलिसीज बनानी है जिसमें फ्लड जो है वो उसका जो ऑकरेंस अगर कम करना है, तो हमें ऐसे पोचिंग को एकदम बैन करना होगा। पोचिंग को जो है हमें एकदम रोकना होगा। इलीगल जो रेत माफिया का जो सिंडिकेट्स है उनको तोड़ना होगा, और उसको जो ऐसे पोचिंग हो रहा है उसे हमें रोकना होगा। ओके, सो और क्या कर सकते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज इनएविटेबल, मतलब ये इनएविटेबल है। हमें क्लाइमेट चेंज जो है वो एक क्रॉस सेक्टरल इशू, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई एक सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ जो है इश्यूज आपको देखने मिले, और उन सब सेक्टर्स को हमें एक साथ होकर, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका फार्मिंग में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एजुकेशन में भी इफेक्ट पड़ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बाकी सेक्टर्स में भी, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वो पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें ये सारे जो स्टेक होल्डर्स है उन सबको एक साथ लाना होगा, और हमें ग्रीन पॉलिसीज अपनानी होगी। ग्रीन पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रीन पॉलिसीज अपनानी होगी। सो दैट वाज द न्यूज रिगार्डिंग फ्लड प्लेन्स। मैंने आई होप दैट आई हैव मेड इट क्लियर, आपको समझ आ गया हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। तो ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास पहले हम लोगों ने एक क्लास डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट और ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में हमने बात किया था। ग्लोबल स्टॉकटेक मैं फिर से आपको एक बार बस रिवाइज कराना चाहूँगी, और जो है ग्लोबल स्टॉकटेक क्या चीज़ है।
हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जब हम लोगों ने साइन किया था उसके बारे में, तो हम लोगों ने अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इंडिया ने क्या डिसाइड किया था कि पंचामृत गोल्स जो है हम लोगों ने अपना सेटअप किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 45% जो है एनर्जी जो है वो हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से, और ऐसे बहुत सारे जो है हम लोगों ने नेट ज़ीरो होंगे, हम नेट ज़ीरो बाय 2070 हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक। तो ऐसे हम लोगों ने अपने अपने हर कंट्री ने अपना एक एक गोल जो है वो डिटरमाइन किया था। और वो उस गोल को हम लोग कितना अचीव कर रहे हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो सेम हम लोगों ने जो ये गोल डिटरमाइन किया है उसको हम कितना क्लियर कर पा रहे हैं, हम कितना उसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम लोगों का पॉलिसीज हम लोग उस हिसाब से फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा को हमें ध्यान देने के लिए क्या होता है, 5 ईयर्स में एक बार ग्लोबल स्टॉक टेक होता है। ओके, ग्लोबल स्टॉक टेक में ये देखते हैं कि हम लोगों ने कितना अचीव किया, हम लोग के जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए हैं क्या वो क्लाइमेट के साथ कोरिलेट करते हैं, हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम ये करेंगे अप टू दिस, ये हम लोगों ने वादा किया था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो उसके लिए एक काइंड ऑफ चेक मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एवरी 5 ईयर जो है वो एक ग्लोबल स्टॉक टेक होता है। और वो ग्लोबल स्टॉक टेक का जो रिपोर्ट आया है वो अभी G20 होने से कुछ दिनों पहले ही आया था, और उसका जो रिवीजन होने वाला है वो UN जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में होगा, UN जनरल असेंबली में जो होगा उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है उसमें क्या होने वाला है, जो COP28 जो होने वाला है दैट विल बी हैपनिंग इन दुबई में होने वाला है। जो ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और एक रिपोर्ट ये आया है UN एमिशन गैप रिपोर्ट जो है, ये आपको याद रखना है कि एमिशंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये UN नहीं आएगा एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा कि UN एमिशंस गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, बट आपको ये जरूर पूछेगा कि एमिशन गैप रिपोर्ट जो है एक बहुत ही फेमस गैप रिपोर्ट है, वो कौन सी बॉडी है वो रिलीज करती है। आपको 4 ऑप्शन देंगे वेरी सिमिलर, वो चारों जो ऑप्शन होंगे आपको लगेगा ये भी सही है, बट आपको याद रखना है कि जो एमिशंस गैप रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक एमिशन गैप रिपोर्ट निकाला जिसमें ये लिखा है कि दैट 23 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वे रिक्वायर्ड टू बी कट। हम लोगों को 23 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हमें कम करना था। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम 23 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम उसको कम करेंगे, बट अभी हम लोगों ने क्या किया है, 23 मतलब हम लोगों ने ओनली अराउंड सिर्फ 20 बिलियन टन्स का जो है हम लोगों ने गैप कट किया है, और ये क्या है कि बहुत कम है। ओके, हम लोगों को और ज़्यादा कम करना है। देयर हैज़ बीन वेरी मच गैप बिटवीन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड बट व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, तो ये क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या उन सबका डिस्कशन में क्या निकला कि वी विल कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स। हम 5.8 to 5.9 जो है ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो हम खर्च करेंगे फॉर व्हाट, फॉर क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग 5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी, और ये फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फाइनेंस ही हमें क्या देगा, टेक्नोलॉजी। गॉट इट? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, दैट इज फॉर सिकल सेल पेशेंट्स एंड एल्यूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो सिकल सेल क्या है? सिकल सेल जो है वो एक एनीमिया का टाइप है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी, लॉस ऑफ ब्लड क्या होगा? अगर ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा? ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन की कमी क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? डेथ, है ना? यही है। तो क्या है सिकल सेल एनीमिया? ये जो अपना जो है ये रेड ब्लड सेल है। ओके, दिस इज आवर नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। मूव करते हैं। ओके, ये क्या है? सिकल सेल है।
ऐसे आपको अगर मैं ये पिक्चर अगर क्लियर ना हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ऐसे करके सिक्कल के शेप में एक ब्लड सेल जो है वो ऐसे फॉर्म हो जाता है, और उससे क्या होता है कि इसमें जो है जो ऑक्सीजन जो कैरी करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, सिकल सेल एनीमिया से जो, क्योंकि ब्लड बॉडी में जो ब्लड जो है उस ब्लड का जो आवाजाही है वो बहुत कम हो जाता है। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का जो कमी है उससे होगा, और ऑक्सीजन रिलेटेड जो इश्यूज है वो अगर अच्छे से ऑक्सीजन अगर हम बॉडी को ना पहुंच पाए तो क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, हेडेक, येलो स्किन, जॉन्डिस, लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, महीने तक जॉन्डिस ठीक नहीं होता, फटीग होता है, वीकनेस हो जाता है, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं उन लोगों को, मतलब जॉइंट्स वगैरह में बहुत पेन रहता है जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है। ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने समझा थोड़ा कि कैसे होता है। मैं आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ अभी, कि जो है ये सिकल सेल एनीमिया किस में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, ट्राइबल्स में उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है, एक एवोल्यूशन की वजह से ये एक आया हुआ बीमारी है। क्या हुआ था कि ट्राइबल एरिया में क्या है, मच्छर, मलेरिया का जो है इशू बहुत ज़्यादा हो जाता था, मलेरिया का जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट होता था। तो क्या हुआ, लोग जो है वो मलेरिया से बचने के लिए उन लोगों को जो बॉडी है एवोल्यूशन की वजह से बॉडी का जो ट्रेट्स है वो क्या हो गया, ऐसे सिकल के शेप में होना शुरू हो गया। तो अभी जो है जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया का जो ससेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है, वो मलेरिया उनको ना के बराबर है, उनको मलेरिया नहीं होगा कितना भी मच्छर काट ले, बट उनको क्या प्रॉब्लम है, अब उनको सिकल सेल एनीमिया का जो है इशू वो आ गया उनके बॉडी में। आपको ये आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन कैन लीड टू गुड, लाइक डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन, वो भी ह्यूमन एवोल्यूशन की वजह से हुआ, और ह्यूमन एवोल्यूशन कैन लीड टू बैड ऑल्सो, लाइक दिस सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से अब जो है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, मेल फीमेल दोनों को एक साथ होता है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि फीमेल्स को ज़्यादा ससेप्टेबल है, मेल्स कम ससेप्टेबल है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है। तो इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री जो है, इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स को होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ का इशू। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस क्यों, क्योंकि ये लोग जो है, ये तीनों मिनिस्ट्रीज क्या बात करती है कि इसके जो सिकल सेल एनीमिया है इसको एक परमानेंट डिसेबिलिटी का टैग दे दिया जाए, मतलब वो दिव्यांग है। तो दिव्यांगजनों को वो कौन करता है, उनको रिप्रेजेंटेशन कौन देता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो पहले क्या डिबेट था कि जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको 1 ईयर तक का जो है डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बट 1 ईयर के बाद क्या हो जाता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको बार बार रिन्यू कराना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनको 3 इयर्स तक का जो है वो डिसेबिलिटी का देंगे। बट फिर से ये डिबेट उठा, क्या जो बीमार आदमी है वो क्या बार बार जाकर अपना जो है रिन्यू कराएगा, क्योंकि ये जो है दिस इज नॉट क्यूरेबल, ये जो है ये डिजीज जो है वो क्यूरेबल नहीं है, और क्यूरेबल अगर क्योर करना है तो हमें स्टेम सेल्स डेवलप करने होंगे, जो पूरा ब्लड जो बॉन मैरो है वो सारा रिमूव करके न्यू है, तो ये जो न्यू बॉन मैरो लाना होगा। बट ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, अभी एकदम नाइव स्टेज में, एकदम नैसेंट स्टेज में, हमें पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 100% रिजल्ट होगा या उससे कम होगा, तो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। तो क्या है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि अभी उनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी का जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, मतलब वो भी आप दिव्यांग जनों में ही काउंट होंगे। सो दैट वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। आई होप दैट आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट these topics. So this has bring us to end of today's news discussion. If you like this video, please give a thumbs up and write a comment if you want me to add something or to delete something, and I'll see you in the next video. And please do not forget to join the Telegram link. The Telegram link will be provided below, and therein we upload 5 questions which could be very important for your exam perspective. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Thank you.